हेलो एवरीवन, माई सेल्फ एस आर यादव। आज की इस क्लास में हम BA LLB 7th सेम पेपर सेकंड एवं LLB फर्स्ट सेमेस्टर पेपर फोर्थ लॉ ऑफ क्राइम फर्स्ट BNS अर्थात आपराधिक विधि प्रथम भारतीय न्याय संहिता के संबंध में चर्चा करेंगे। इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है ज्वाइंट लायबिलिटी, संयुक्त दायित्व। तो संयुक्त दायित्व के संबंध में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 3.5, 3.7 एवं 3.8 में प्रावधान किए गए हैं, उपबंध किए गए हैं। तो एक एक करके हम पहले धारा 3.5, फिर धारा 3.7 एवं 3.8 के संबंध में डिस्कशन करेंगे, उसके संबंध में बात करेंगे। तो होता क्या है संयुक्त दायित्व, ज्वाइंट लायबिलिटी? तो उसके संबंध में जैसा कि धारा 3.5 के अंतर्गत बताया गया है कि सामान्य आशय के अग्रसर में या सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। तो सबसे पहले हम ये जाने, कई व्यक्ति से तात्पर्य यहाँ पर है कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, यानी 2 या 2 से अधिक व्यक्ति होना ही जरूरी है। अधिक कितने भी हो सकते हैं, यहाँ पर कोई संख्या अधिक के बारे में निर्धारित नहीं की गई है। अब सामान्य आशय कैसे बनता है? तो सामान्य आशय के संबंध में बताया गया है कि सामान्य आशय तब माना जाता है जब ऐसे व्यक्तियों जो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति हैं तो उनमें प्री अरेंज प्लान यानी पूर्व नियोजित योजना होनी चाहिए, और दूसरा मीटिंग ऑफ माइंड यानी मस्तिष्क का मिलन होना चाहिए। यानी जब तक पूर्व नियोजित योजना और मस्तिष्क का मिलन नहीं होगा तब तक सामान्य आशय हो ही नहीं सकता। तो जैसा कि हमारा इस धारा में बताया गया है कि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। तो इस धारा के अंतर्गत बताया गया है जब कई व्यक्ति सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए किसी आपराधिक कार्य को करते हैं तो ऐसी अवस्था में उन समस्त व्यक्तियों के संबंध में यह माना जाता है कि उन व्यक्तियों ने वह आपराधिक कृत्य पृथक पृथक रूप से अपने हाथों द्वारा किया है। कहने का तात्पर्य, इस धारा के अंतर्गत जैसे ही सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया जाता है तो इस धारा के अंतर्गत एक सिद्धांत बनता है। ये धारा न तो किसी अपराध के संबंध में कोई परिभाषित बताती है और ना ही किसी प्रकार के दंड की उपबंध करती है, बल्कि मात्र एक सिद्धांत प्रतिपादित करती है। क्या सिद्धांत है? बताया गया है जब सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा कोई अगर कार्य किया जाता है तो ऐसी अवस्था में भले ही उस कृत्य को मात्र एक ही व्यक्ति ने अंजाम दिया हो, माना यह जाएगा कि जितने भी व्यक्ति उस आपराधिक कृत्य करने के संबंध में सामान्य आशय में विद्यमान थे, यानी पूर्व नियोजित योजना में शामिल थे, मस्तिष्क के मिलन में शामिल है, ये माना जाएगा उन समस्त व्यक्तियों ने वो आपराधिक कृत्य पृथक पृथक रूप से किया है। तो ऐसी अवस्था में आइए देखते हैं, मैंने धारा 3.5 में कुछ शब्दावली लिख रखी है, उसके संबंध में स्पष्ट करते हैं। तो बताया गया है, जैसा कि हमारा टॉपिक है ज्वाइंट लायबिलिटी यानी संयुक्त दायित्व। तो धारा 3.5 में लिखा हुआ है सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य। इसमें दिया है इस धारा में आपराधिक प्रकरणों में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत उपबंधित किया गया है, जिसके अनुसार जब अनेक व्यक्ति मिलकर, अनेक से तात्पर्य कम से कम 2 या 2 से अधिक, अपने सामान्य आशय को अग्रसर करने के लिए आपराधिक कार्य करते हैं तो उनमें से प्रत्येक व्यक्ति उस अपराध कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्वाधीन होगा मानो वह कार्य उसने अकेले ही किया हो। यह धारा उन मामलों में लागू होती है जहां यह स्थापित हो जाता है कि किसी अपराध कार्य करने में
अनेक व्यक्तियों का सामान्य आशय विद्यमान था। यानी जो भी व्यक्ति उस आपराधिक कृत्य को करने में लगे हुए हैं उन समस्त व्यक्तियों का सामान्य आशय विद्यमान था। तो सामान्य आशय को यहाँ पर कन्फर्म करना आवश्यक है। तो सबसे पहले इस धारा के आवश्यक तत्व जानते हैं। आवश्यक तत्व 3 बताए गए हैं। पहला इसमें बताया गया है सामान्य आशय के आवश्यक तत्वों में सबसे नंबर एक में बताया गया है कोई आपराधिक कार्य किया गया हो। कोई आपराधिक कार्य किया गया हो। सेकंड नंबर, ऐसा आपराधिक कार्य 2 या 2 से अधिक व्यक्ति यानी कम से कम 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किया गया हो। और तीसरा नंबर बताया गया है ऐसा आपराधिक कार्य सामान्य आशय को अग्रसरण करते हुए किया गया है। यानी सामान्य आशय के अग्रसरण में किया गया है। तो ऐसी अवस्था इन तीनों आवश्यक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। तो ये उस अपराध के संबंध उन समस्त व्यक्तियों के संबंध में यही माना जाएगा कि प्रत्येक व्यक्ति ने उस आपराधिक कृत्य को अपने हाथों से पृथक पृथक रूप से किया है। तो इस धारा के अंतर्गत ये 3 आवश्यक तत्वों के पश्चात इसमें जैसा कि बताया गया है कि मैंने कहा कि सामान्य आशय होना चाहिए। तो सामान्य आशय कब बनता है उसके उसमें बताया गया है नंबर 1 पूर्व नियोजित योजना यानी प्री अरेंज्ड प्लान। पूर्व नियोजित योजना से तात्पर्य होता है कि उन समस्त व्यक्तियों ने जो उस आपराधिक कृत्य में संपृक्त हैं अर्थात लगे हुए हैं उन्होंने बैठ करके एक योजना बनाई हो उस अपराध को करने से पहले। तो हो गया पूर्व नियोजित योजना। और दूसरा बताया गया है मस्तिष्क का मिलन, मीटिंग ऑफ माइंड्स। यानी जो व्यक्ति एक आपराधिक कृत्य करना चाहता है समस्त व्यक्ति वही आपराधिक कृत्य करना चाहते हैं अर्थात सबका जो मस्तिष्क है वो सेम होना चाहिए, सबका मस्तिष्क मिलन होना चाहिए। तो ये 2 आवश्यक जो तत्व हैं या 2 आवश्यक चीज़ें हैं पूर्व नियोजित योजना एवं मस्तिष्क का मिलन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है तो ऐसी अवस्था में सामान्य आशय बन जाता है। ठीक है। तो सामान्य आशय के लिए ये 2 आवश्यक तत्वों का होना जरूरी है। और जहाँ पर सामान्य आशय है उसको अग्रसर करते हुए अर्थात उस आशय को आगे बढ़ाते हुए कई व्यक्तियों द्वारा कोई आपराधिक कृत्य किया जाता है तो ऐसी अवस्था में इस धारा का सिद्धांत जो है वो लागू हो जाता है। तो इस धारा के संबंध में एक केस लॉ है मुबारक अली बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1957। मुबारक अली बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे AIR 1957 SC। ये केस लॉ जो आया है ये यहाँ पर एक सिद्धांत और आ रहा है कि अभियुक्तों की घटना स्थल पर उपस्थिति के संबंध में कहने का तात्पर्य जो सामान्य आशय को अग्रसर करने में व्यक्ति हैं वो घटना स्थल पर उपस्थित होना चाहिए। अभियुक्तों की घटना स्थल पर उपस्थिति
घटना स्थल पर उपस्थिति से तात्पर्य होता है कि जब आपराधिक कृत्य किया गया है उस दौरान वो व्यक्ति वहाँ पर जो सामान्य आशय को अग्रसर करने में कार्य कर रहे हैं वहाँ पर उपस्थित हो। लेकिन घटना स्थल पर उपस्थित का तात्पर्य ये नहीं होता है कि समस्त व्यक्ति भौतिक रूप से वहाँ पर खड़े हुए हैं, यानी फिजिकली प्रेजेंट हैं। तो इस मुबारक अली वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अब निर्धारित किया है कि घटना स्थल पर उपस्थिति से तात्पर्य ये नहीं होता है कि समस्त व्यक्ति फिजिकली तौर पर वहाँ पर खड़े हुए हैं। इसका मतलब ये होता है कि अभियुक्त अगर संसार के किसी भी कोने में है और घटना से बराबर संपर्क में बना हुआ है तो ऐसी अवस्था में ये माना जाएगा कि वो व्यक्ति घटना स्थल पर उपस्थित है। और अगर घटना स्थल पर उपस्थित है तो ऐसी अवस्था में सामान्य आशय को अग्रसर करने में वो व्यक्ति भी शामिल माना जाएगा, अर्थात यही माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने अपने हाथों से वह आपराधिक कार्य स्वयं किया है। तो इस तरीके से मुबारक अली बनाम स्टेट ऑफ बॉम्बे के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया था कि घटना स्थल पर उपस्थित क्या माना जाए। एक और केस लॉ इसी मामले से संबंधित है। वीरेंद्र कुमार घोष बनाम एम्परर या सम्राट, कुछ भी कह सकते हैं, 1952 का मामला है, पीसी अर्थात प्रिवी काउंसिल का। तो प्रस्तुत मामले के तथ्य क्या है? प्रस्तुत मामले में शंकरी टोला के डाक खाने के पोस्ट मास्टर की हत्या का आरोप वीरेंद्र कुमार अर्थात अपीलार्थी पर था। मामले के तथ्यों में ये साबित था कि जब उस पोस्ट मास्टर की हत्या कारित की गई थी तो वीरेंद्र कुमार न तो उस घटना स्थल पर अर्थात जिस कमरे में पोस्ट मास्टर की हत्या की गई थी वहां उपस्थित था और ना ही उसने मृतक पोस्ट मास्टर पर गोली ही चलाई थी। मात्र इतना साबित था कि वीरेंद्र कुमार अर्थात अपीलार्थी वो घर के बाहर यानी बाहर रोड पर खड़ा हुआ था। तो ऐसी अवस्था में माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि हो सकता जो अपीलार्थी है वो अपराधियों को खतरे की सूचना देने के आशय से बाहर खड़ा हुआ हो, अर्थात जो कि सामान्य आशय में वो शामिल था। तो ऐसी अवस्था में ये माना जाएगा कि अपीलार्थी ने स्वयं अपने हाथों से उस पोस्टमास्टर की हत्या कारित की है। अर्थात जितने भी व्यक्ति उस घटना स्थल पर मौजूद हैं या सामान्य आशय में इन्वॉल्व हैं तो ऐसी अवस्था में यही माना जाएगा कि समस्त व्यक्तियों ने पृथक पृथक रूप से उस पोस्टमास्टर की हत्या कारित की है। तो इस तरीके से चूँकि सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा कार्य किया जाता है तो ऐसी अवस्था में यही सिद्धांत इसके अंतर्गत आता है कि समस्त व्यक्तियों ने पृथक पृथक रूप से उस आपराधिक कृत्य को अंजाम दिया है। इसी के संबंध में एक धारा 307 के अंतर्गत बताया गया है अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। धारा 307 अंशतः कार्य द्वारा एवं अंशतः लोप द्वारा कारित परिणाम। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी आपराधिक कृत्य को आधा कार्य करके और आधा कार्य का लोप करके कोई आपराधिक कृत्य करता है तो ऐसी अवस्था में वो भी जॉइंट लायबिलिटी अर्थात संयुक्त दायित्व के अंतर्गत आता है। जैसे इसमें एक दृष्टांत है कि एक जेलर ने एक कैदी को कुछ पीट करके उसको चोट पहुंचाई या उसका जो सिचुएशन थी उसको अधमरा कर दिया और अंशतः भोजन देने में लोप करके यानी व्यतिक्रम करके। तो आधा उसने उस कैदी को भोजन देने में लोप करके अर्थात भोजन नहीं दिया
भूख के कारण और आधा उसको पीट कर मार डाला, तो ऐसी अवस्था में धारा 3(7) के अंतर्गत अंशतः कार्य द्वारा और अंशतः कार्य के लोप द्वारा कारित परिणाम वो भी ज्वाइंट लायबिलिटी तथा संयुक्त दायित्व के अंतर्गत आता है। एक और धारा 3(8) है। 3(8) के अंतर्गत बताया गया है कि किसी अपराध को, धारा 3(8) किसी अपराध को करने में किसी एक कार्य को करके सहयोग करना, यानी जब किसी आपराधिक कृत्य को करने में कई व्यक्ति लगे हुए हैं तो ज्वाइंट लायबिलिटी होती है, और उन कार्यों में किसी एक व्यक्ति द्वारा कोई एक कार्य करके अगर सहयोग किया जाता है तो भी वह संयुक्त दायित्व की श्रेणी में आ जाता है। इसमें भी एक दृष्टांत बताया गया है कि 2 जेलर होते हैं, उसके अंडर में एक कैदी 12 घंटे की ड्यूटी में 6-6 घंटे के लिए उनको दिया जाता है। तो उस कैदी को दिए जाने वाला भोजन जब एक जेलर को दिया गया तो उसने अपनी ड्यूटी के दौरान अर्थात 6 घंटे में उस कैदी को भोजन देने में व्यतिक्रम किया या लोप किया, और फिर दूसरी शिफ्ट में जब दूसरा जेलर आता है उसने भी उस कैदी को भोजन देने में लोप किया, तो ऐसी अवस्था में भूख की कारण उस कैदी की मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी अवस्था में धारा 3(8) के अंतर्गत कई कार्यों में से किसी एक को करके सहयोग करने के अंतर्गत ज्वाइंट लायबिलिटी अर्थात संयुक्त दायित्व के लिए दोनों दायित्वाधीन माने जाएंगे। तो इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है ज्वाइंट लायबिलिटी संयुक्त दायित्व, इसके संबंध में धारा 3(5), धारा 3(7) और धारा 3(8) इस प्रकार से स्पष्ट है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।